नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेज में आपका स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं घटना चक्र पॉइंटर का, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी अर्थात विश्व का भूगोल। आप जानते हैं जो पॉइंटर होता है यह उन सभी क्वेश्चन का संग्रह होता है जो अभी तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इस कारण यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाने के पूर्व इसे आप ज़रूर रिवाइज करें। और वीडियो जो होता है वो आपको क्विक रिवीजन में सहायता करता है। और क्विक रिवीजन के क्रम में यदि सारे जो पॉइंटर हैं आपको एक चैनल पे मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो ये जो प्रोग्रेसिव क्लासेस का जो चैनल है, इसमें आपको जितने भी पॉइंटर हैं घटना चक्र के आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे, चाहे साइंस का हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो या फिर पॉलिटी का हो। ये सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पूर्व इसे ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। ये आपके बेनिफिट की बात मैं कर रहा हूँ। आप ये समझ कर चलिए कि मान लिया हर एक जो पॉइंटर है, चाहे ज्योग्राफी हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, मेडिएवल हो या एंशिएंट हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या साइंस का जो पोर्शन हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, यदि इससे 3-4 क्वेश्चन का भी आपको बेनिफिट मिलता है तो यदि 6 पोर्शन है, 6 सब्जेक्ट हैं, तो आपको 18 से 20 क्वेश्चन का बेनिफिट होगा। और जब 18 से 20 क्वेश्चन का आपको जब बेनिफिट हो रहा तो आप समझ सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या होगा। तो इसी कारण ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप ज़रूर रिविज़न कीजिएगा किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पूर्व, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे क्या कि जो भी यहाँ पे अपडेट किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो सब्सक्रिप्शन में ऑल का जो सब्सक्रिप्शन होता है उसे आप कर लीजिए। इससे जितना भी तरह का इसमें वीडियो अपलोड होगा वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होता रहेगा और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं घटना चक्र पॉइंटर वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अब जो ज्योग्राफी होता है आप जानते होंगे कि ज्योग्राफी जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले जो इरेटस्थनीज नामक एक ग्रीक विद्वान थे उन्होंने किया था। क्या नाम था उनका? इरेटस्थनीज जो है ग्रीक विद्वान, उन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। अब कई बार पूछा जाता है कि भूगोल मतलब क्या, भूगोल को क्या कहा जाए। तो क्या यह पृथ्वी का वर्णन है या जो पृथ्वी का जो धरातल है उसका वर्णन है जिस पे जीवन संभव या जीवन निवास कर रहा है, उसे भूगोल कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे विवाद हैं और कई सारे परिभाषाएं हैं। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूगोल का जनक कौन है। तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। किसे? हिकेटियस को। और हिस्ट्री का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। हिस्ट्री का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को और भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है? तो वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए जो पॉइंटर है, पॉइंटर की एक अपनी सीमाएं हैं, उस सीमाओं के तहत ही कुछ क्वेश्चन को शामिल किया गया है। हालांकि इसमें वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो लगभग पूछे जा चुके हैं। और ख़ास करके आप देखे होंगे कि जो घटना चक्र का जो एक बहुत मोटा सा बुक आता है तो उसमें एक ही क्वेश्चन कई बार रिवाइज किया गया है। तो उसी रिवीजन को बचने के लिए पॉइंटर बनाया गया। इसमें आपको क्या है कि एक बार में एक क्वेश्चन ही दिखेगा, तो इससे क्या है पेज की संख्या कम गई है। और यदि इसे आप पढ़ कर जाएंगे तो आपका समय भी बचेगा और जो टू द पॉइंट है आप उसका स्टडी कर पाइएगा। तो इसी कारण हम डिस्कशन कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जो है वो है ब्रह्मांड का। तो ब्रह्मांड में है सामान्य अवधारणा। तो पहला है क्वेश्चन इसमें कि महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है। तो महाविस्फोट सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे क्या कहेंगे? दुग्ध मेखला। मिल्की वे वर्गीकृत की गई है किसमें? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। कॉस्मिक वर्ष कहलाता है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की परिक्रमा करने में लगने वाला समय। कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? तो सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्रों की परिक्रमा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है? तो 22 से 25 करोड़ वर्ष लगता है। हमारी आकाशगंगा को
जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 22 से 25 करोड़ वर्ष। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है, तो तारे के विकास में सर्वप्रथम प्रोटोस्टार तारे का निर्माण होता है। तारे का रंग का सूचक क्या है? उसका तापमान। तापमान की इंटेंसिटी जैसी होगी उस तरह से तारे का रंग होगा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा जो होता है उसमें एक सीमा है, एक बाउंड्री है जिसके बाहर मृत्यु होने पर श्वेत या रेड जो वामन तारे होते हैं उसका निर्माण हो जाता है। ये जो डिसाइड करता है, ये जो तारे होते हैं तारे की मृत्यु के अंतिम चरण की सीमा है ये, और उसमें तारों का डिवीजन देखने को मिलता है। तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना है कृष्ण विवर। कृष्ण विवर, कृष्ण छिद्र से बोलते हैं। ये तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कथन है कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ब्लैक होल की जो ग्रेविटेशन जो पावर है वो इतना ज़्यादा होता है कि हर किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है, इवन तक कि लाइट को भी ऑब्जर्व कर लेता है। जब लाइट को भी पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेगा तो एक ऐसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। आप जानते हैं जो लाइट होता है, लाइट में 7 रेज होते हैं और जो जिस रेज का कोई वस्तु परिवर्तन करता है उस रेज का वो वस्तु दिखता है। यदि रेज का पूरा अवशोषण हो जाएगा तो वो वस्तु क्या है? ब्लैक दिखेगा। तो ब्लैक होल क्या करता है कि इसके अंदर इतना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि यह रेज को भी अपने में समाहित कर लेता है और इसके कारण ये ब्लैक दिखता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। यही चीज़ मैं बोल रहा था और ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे देखेंगे ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण क्या है? तो उसका हाई डेंसिटी, बहुत उच्च घनत्व। इसके कारण क्या है कि रेज भी उसके जो क्षेत्र है उससे बाहर नहीं आ पाता। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो 88 है। पल्सर, कृष्ण विवर, क्वासर एवं भंगुर तारा आदि है खगोलीय वस्तुएं। अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है ब्रिटल स्टार और कृष्ण मास्टर। अंतरिक्ष में ब्रिटल स्टार और कृष्ण मास्टर नहीं पाया जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी। तारे का नाम क्या है? बीटलयूगियस। बीटलयूगियस क्या है? हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी थी और उस तारे का नाम क्या है? बीटलयूगियस। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। और पृथ्वी का जो घनत्व कितना है? वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम। ठीक है, आगे देखेंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है और तारे टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व है लोहा। लोहा कितना होता है? 35%। ऑक्सीजन होता है 30%। सिलिकॉन होता है 15%। पृथ्वी में जो मुख्य तत्व है वो क्या है? लोहा है 35%। पृथ्वी के संगठन में जो पृथ्वी की बनावट है, आप जानते होंगे कि पृथ्वी की जो ऊपरी संरचना है वो सियाल की बनी है जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। उसके बाद सीमा की बनी है जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। और जो कोर होता है वो कोर नीफे का बना होता है, निकेल और फेरस का। तो जो सबसे ज़्यादा है जो संगठन मुख्य तत्व के रूप में क्या है? फेरस। फेरस क्या है? 35% है। ऑक्सीजन है 30% और सिलिकॉन है 15%। आगे देखेंगे। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 लाइट ईयर में कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब कई बार क्या होता है कि 15 तो हमें याद होता है, लेकिन 15 क्या है? ये मीटर में है। लेकिन यदि किलोमीटर में रहेगा तो कई बार ऑप्शन इस तरह से भी दिया जाता है और जाना हुआ क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। तो किलोमीटर में रहेगा तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। आगे देखेंगे, सौरमंडल का वह भाग नहीं है। निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये किसने कहा था? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। ये किसने कहा था? कोपरनिकस ने। सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों तरफ परिक्रमा करती है। ये किसने कहा था? कोपरनिकस ने। सौरमंडल का निर्माण हुआ कब? 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह में पृथ्वी सघनतम है, मतलब डेंसिटी क्या है? सबसे ज़्यादा है किसका? वो है पृथ्वी का। और सबसे कम डेंसिटी किसका है? वो है सैटर्न का। जो शनि है उसका सबसे कम डेंसिटी है और इतना कम डेंसिटी है कि इसे पानी पर तैराया जा सकता है। शनि को पानी पर तैराया जा सकता है, इसकी डेंसिटी सबसे कम है। आगे देखेंगे, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। पहले 9 था, 9 ग्रह की संख्या थी, लेकिन 2006 में जो प्लेटो है, प्लेटो को ग्रहों की जो श्रेणी से है उससे बाहर कर दिया गया था। ऐसा माना गया कि ये प्लेटो एक बौना ग्रह है और ये चक्कर काटते हुए नेपच्यून की कक्षा में प्रवेश कर जाता है। आप जानते हैं कि ग्रह की जो परिभाषा होती है वो होता है जो तारों के चारों ओर चक्कर काट रहे हो और जिसकी अपनी कक्षा हो। यदि अपनी कक्षा नहीं होगी तो वो ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और प्लेटो के साथ भी यही केस था। ज़्यादातर समय तो वो अपनी कक्षा में घूमता था, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि वो नेपच्यून की कक्षा में प्रवेश कर जाता था। इसी कारण जो प्लेटो का है, प्लेटो को 2006 में ग्रह की जो श्रेणी है उससे बाहर कर दिया गया। आगे देखेंगे, सूर्य से दूरी के क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में है। तो मंगल और यूरेनस के बीच में कौन है? बृहस्पति और शनि। आप जानते हैं सबसे पहले है बुध, सूर्य के बाद क्या है? बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है और लास्ट में एक प्लूटो था। तो मंगल और यूरेनस के बीच में कौन सा आ रहा है? बृहस्पति और शनि। ठीक है, आगे देखेंगे, ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम का व्यवस्थित करें। तो अभी हमने देख लिया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सूर्य तथा पृथ्वी का मध्य ग्रह है बुध और शुक्र। ये सीरीज आपको याद रहेगा तो आप बना पाएंगे इसे। पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के बीच में। ग्रहों के बारे में सत्य कथन है, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। देखिए, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, लेकिन तारों का अपना प्रकाश होता है। ग्रह और तारों में अंतर है कि तरह जो तारे होते हैं उसका अपना प्रकाश होता है, जबकि ग्रह के अपने प्रकाश नहीं होते हैं। आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें सुमेलित करना है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरा स्थान पर कौन सा ग्रह है? शुक्र है। सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। सौरमंडल का मध्यम गति वाला ग्रह है वरुण। आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में ग्रहों की स्थिति बताइए। तो देखिए, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, फिर शनि है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद पृथ्वी है। तो आकार के हिसाब से यदि देखें तो चौथे नंबर पे हमारा पृथ्वी आता है। पहला दूसरा में बृहस्पति और शनि है और तीसरा में यूरेनस है और चौथा में पृथ्वी है। इसे याद रखिएगा, चौथे नंबर में जो आकार के हिसाब से वो हमारा पृथ्वी है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है कहाँ पर? तो बृहस्पति, शनि और मंगल पे है जो ये सारे गैस विद्यमान हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ है। तो गोल्डीलॉक्स क्या होता है कि भूपृष्ठ के ऊपर वास योग मंडल की सीमाएं या आवासीय क्षेत्र। गोल्डीलॉक्स जोन होता है, जो हैबिटेंट एरिया होता है उसे क्या बोला जाता है? गोल्डीलॉक्स। तो भूपृष्ठ के ऊपर वास योग मंडल की सीमाएं, वास योग मंडल की सीमाएं क्या होती है? गोल्डीलॉक्स। ठीक है, आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यूरेनस क्या है? एक ग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है। हेली क्या है? एक पुछल तारा है। और मेराइनर क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह है।
आगे सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ है, तो सूर्य के केंद्र में गैस और प्लाज्मा है। जो सूर्य है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं क्या, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहते हैं, जो लिक्विफाइड कंडीशन में होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। वो ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, ये बीच की अवस्था होती है। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, जब दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण कर देता है तो उसे संलयन कहेंगे। अब इस स्थिति में क्या होता है, संलयन की स्थिति में बहुत ही विपुल मात्रा में, बहुत ही प्रचुर मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, और इसके कारण सूर्य में जो ऊर्जा उत्पत्ति होती है वो किसके कारण होती है, नाभिकीय संलयन के कारण। दो हाइड्रोजन जो परमाणु है वो एक हीलियम परमाणु का निर्माण कर रहा होता है संलयित होकर, और इसके कारण क्या है, सूर्य में विपुल ऊर्जा है। हीरक वलय या डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। देखिए, ये बोला जाता है डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जब आप देखते होंगे सूर्य ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए। पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये अर्थ हो गया और ये सन हो गया, इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा, मून, तो ये सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन जब बीच में पृथ्वी आ जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगा तो इसे चंद्र ग्रहण कहेंगे। मतलब जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण में बीच में कौन आएगा, मून, और चंद्र ग्रहण में बीच में कौन आएगा, अर्थ। अब देखिए सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जैसे ये अर्थ है और ये सन है, हम अर्थ से सन को देखने की कोशिश कर रहे थे, हम अर्थ पर हैं और हम सन को देखेंगे, लेकिन बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। अभी क्या है कि चंद्रमा की छाया इससे घेरेगी, मान लिया ये चंद्रमा है, तो ये जो पोर्शन बच गया, ये क्या बच गया, रिंग की तरह भांति एक स्पेस बच गया चंद्रमा और सूर्य का। और बीच में कौन होगा, ये किसकी छाया होगी बीच में, ये होगी चंद्रमा की छाया, और उसके चारों ओर वलय में एक रिंग बच जाएगा, और इस रिंग को क्या बोलेंगे, डायमंड रिंग। और ये स्थिति कब होगी डायमंड रिंग की, इस सूर्य ग्रहण की स्थिति में होगी। सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि बीच में चंद्रमा आ जाता है, और पृथ्वी से जब हम देखते हैं सूर्य को, तो ये चंद्रमा की छाया सूर्य पे पड़ता हुआ दिखता है, और उसके बाहर चारों तरफ एक क्रीट जो होता है, इसी को हम कोरोना बोलते हैं। अभी जो कोरोना बीमारी फैली थी, आप जानते हो, तो कोरोना का जो स्ट्रक्चर था वो भी कुछ इसी तरह का था, जिसमें स्पाइक बने हुए थे, इस तरह से संरचना थी उसकी। तो ये जो कोरोना वर्ड आया था वो भी यहीं से आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण होता है न्यू मून डे पे, अर्थात अमावस्या के दिन। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, ये हमने बता दिया था। सूर्य का प्रभामंडल या हालो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है पक्षाभ मेघों के हिमस्फीटिक में। अब देखिए बोल रहा है कि सूर्य का प्रभामंडल या हॉलो जो है वो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। प्रकाश के अपवर्तन से सूर्य का प्रभामंडल, आप देखते होंगे जब बारिश होती है तो एक प्रभामंडल, सूर्य का प्रभामंडल एक आपको चारों तरफ दिखेगा। और ये किसके कारण होता है, ये जो हम यहाँ से पृथ्वी से देख रहे हैं और इसके बीच में जो वर्षा की जो बूंदें हैं, इस बूंदों में पक्षाभ मेघ के बादल भी होते हैं। तो इसके कारण जब हम यहाँ से देखते हैं तो इसका जो सूर्य के चारों ओर एक हालो या प्रभामंडल प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक खगोलीय एकक या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ये क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी होती है, 150 गुने 10.6 किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आप जानते हैं जो हनुमान चालीसा है उसमें युग सहस्त्र योजन पर भानु कहा गया है। तो युग सहस्त्र योजन पर भानु यदि पूरा कैलकुलेट करेंगे वो तो जो सूर्य की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितना है, 149.6 मिलियन किलोमीटर।
पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है 3 जनवरी को। ये देखिए 3 जनवरी को पृथ्वी के निकट होता है कौन, सूर्य, 3 जनवरी को। और जुलाई में सबसे दूरी पर होता है, 3 जनवरी को सबसे नज़दीक में होता है। सूर्य जो होता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक कब होता है, 3 जनवरी को। आप इसको इस तरह से याद कर लीजिए कि जनवरी सबसे पहले आता है तो सबसे नज़दीक होता है कौन, 3 जनवरी को। सूर्य जो होता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक कब होता है, 3 जनवरी को। और इसे कहा जाता है उपसौर। क्या कहा जाता है, उपसौर। उपसौर की स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को। और अपसौर की स्थिति होती है जुलाई के महीने में अपसौर की स्थिति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य जो है पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। आगे देखेंगे, वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो बुध सबसे नज़दीक है और सबसे कम दिनों में ये चक्कर लगाता है सूर्य का। कितने दिनों में, लगभग 88 दिन में। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के, मतलब बुध और शुक्र जो सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ जो पहला दोनों ग्रह है उसके उपग्रह नहीं है। जैसे बुध, सूर्य के बाद जो पहला ग्रह है वो बुध है। सूर्य तो एक तारा है और जो पहला ग्रह आता है बुध होता है, उसके बाद दूसरा नंबर पे शुक्र आता है। तो इन दोनों के पास अपना उपग्रह नहीं है। सत्य कथन है, किसी पिंड का एल्बिडो परिवर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी ब्राइटनेस निर्धारित करता है। तो ये सही है। एल्बिडो क्या होता है, अब जिससे जो हिमालय क्षेत्र है या बर्फीला क्षेत्र है वहाँ पे सनरेज आती है और इस सनरेज जो है यहाँ से परिवर्तित भी होता है। तो जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ एक बहुत मात्रा में एल्बिडो को रिटर्न करता है, सनरेज को रिटर्न करता है। इसको क्या बोलते हैं, एल्बिडो बोलते हैं, एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एल्बिडो इफेक्ट क्या है, वो प्रवर्तित या जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ रेज होता है, उसे क्या कहते हैं, एल्बिडो। आगे देखेंगे, शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ना है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह कौन सा है, गर्म ग्रह, वो शुक्र है, सर्वाधिक गर्म ग्रह। शुक्र सबसे गर्म ग्रह क्यों है, क्योंकि इसमें CO2 की उपस्थिति है, CO2। आप जानते हैं कि CO2 जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस क्यों है, तो ग्रीन हाउस जो होता है, इसका नाम ग्रीन हाउस गैस क्यों पड़ा है CO2 का, तो आप जानते हैं कि जो CO2 है, एक इसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा है। आप यदि देखें तो ये 16 दूनी 32 और प्लस कार्बन का 12, मतलब ये 44 ग्राम है। एक CO2 जो मोलिक्यूल है उसका वेट कितना है, 44 ग्राम के आसपास है। ये काफ़ी हाई डेंसिटी होता है और ये जो पृथ्वी की धरातल है या जिस ग्रह पे ये इसकी उपस्थिति है वहाँ पर ये निचले स्तर में विद्यमान होता है। अब जब सनरेज आएगी तो तो जाएगी ये शॉर्ट वेव के रूप में, लेकिन रिटर्न होती है लॉन्ग वेव के रूप में। सनरेज जो आती है वो आती है शॉर्ट वेव के रूप में सनरेज आती है और रिटर्न होती है लॉन्ग वेव के रूप में। ठीक है, तो इसे हमें ये देखना है कि जो CO2 होता है वो CO2 निचली धरातल में होता है, तो ये जब सनरेज रिटर्न होना चाहता है लॉन्ग वेव के रूप में, तो इसे CO2 है रिटर्न नहीं होने देता। और इसके कारण क्या है, नीचे का वातावरण गर्म बना रहता है। अब नीचे का वातावरण गर्म बना रहता है तो यही स्थिति शुक्र ग्रह पर भी है। नीचे का वातावरण काफ़ी गर्म बना रहता है, धरातलीय वातावरण काफ़ी गर्म बना रहता है और इस तरह से ये एक हॉट ग्रह की स्थिति में आ जाता है। तो सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या है, शुक्र ग्रह है। ठीक है, अब जो ग्रीन हाउस गैस है या ग्रीन हाउस इसे क्यों कहा जाता है, तो ग्रीन हाउस जो ठंडे क्षेत्र प्रदेश हैं, पृथ्वी के जो ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पे मानव अधिवास है और वहाँ पे यदि उन्हें सब्जी उगानी हो या कृषि करनी है तो वो एक कांच का इस तरह से खेतों में एक कांच का एक आवास बना देते हैं, जिससे क्या है कि सनरेज तो आ जाती है लेकिन यहाँ से रिटर्न नहीं हो पाता है और एक जो अनुकूलतम गर्मी प्राप्त होनी चाहिए पौधों को वो मिल पाती है और इसके कारण उनकी खेती हो पाती है। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इवनिंग स्टार कहते हैं, शुक्र को क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं। वह ग्रह जिसको भोर का तारा कहा जाता है, तो इवनिंग और मॉर्निंग दोनों स्टार कौन है, शुक्र ग्रह। ठीक है, आगे देखते हैं। कथन और कारण दिया हुआ, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक संभाव्य है। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना संभाव्य है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। ये दोनों ही सही स्टेटमेंट है। ठीक है,
अब संभावना कैसे बनती है, जैसे CO2 है, तो यदि वहाँ पे पौधों का किसी तरह से विकास हो जाता है, या किसी पौधे तो नहीं कर सकते, शैवाल या इस तरह का कुछ जो माइक्रोप्लाज्म है, तो यदि उस तरह के जीवों की उत्पत्ति हो जाती है वहाँ पर शुक्र ग्रह पे, तो वो CO2 का अवशोषण यदि करते हैं तो कुछ ऐसी प्रक्रिया हो जाए जिससे ऑक्सीजन का यदि उत्सर्जन होना शुरू हो जाए तो वहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, शुक्र है। जुड़वा बहन कौन है, शुक्र है। मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था शुक्र के लिए, मैगलन अंतरिक्ष यान शुक्र के लिए भेजा गया था। आगे देखते हैं पृथ्वी गोलाकार है, किसने कहा था, अरस्तु ने बोला था कि पृथ्वी गोलाकार है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। कथन और कारण देखना है। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो 9.8 होता है, और ये 9.8 जो है वो सभी पृथ्वी के सभी स्थानों पर समान है। तो इसके कारण क्या है कि पृथ्वी के एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश पर वस्तु का वजन घटता है, ये सही नहीं है। आगे देखेंगे, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, बिल्कुल गोल, बिल्कुल राउंड शेप नहीं है। इसका नाशपाती की तरह आकृति मानी जाती है पृथ्वी की, ये या प्रवलयाकार जो स्थिति होती है उस तरह की मानी जाती है। आगे देखेंगे, वो घूर्णन करती है सूर्य के चारों ओर, ठीक है, लेकिन जो इसके आकार है, जो पृथ्वी का आकार है, वो एक संपूर्ण वृत्त के रूप में नहीं है। नाशपाती या नारंगी की तरह की आकृति है इसकी पृथ्वी के। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर आउटर कोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव का। पृथ्वी का जो आउटर कोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव का, ठीक है। आउटर कोर क्या बोल रहा है, ये पृथ्वी का तरल अभ्यंतर या आउटर कोर। आउटर कोर देखिए, ये पृथ्वी है। पृथ्वी आप जानते हैं कि भूपर्पट्टी है, लिथोस्फीयर है, फिर स्टेनोस्फीयर है, ठीक है, स्टेनोस्फीयर है, उसके सबसे नीचे में है कोर। कोर जो होता है, कोर में भी यदि देखें तो पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसे 4 भागों में बांटते हैं। एक तो लिथोस्फीयर एंड दूसरा है स्टेनोस्फीयर, मतलब स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, और बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। तो बाह्य कोर जो है वो प्लाज्मिड स्थिति में है या तरल अवस्था में है, लेकिन जो आंतरिक कोर है उसे बोला जाता है ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, आउटर कोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर कैसा होगा, तो वो भी श्यान द्रव में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, तो भूपर्पट्टी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, भूपर्पट्टी में पूछा जा रहा है। तो भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला क्या है तत्व, ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता कितना, 8 मिनट 17 सेकंड। पृथ्वी तक सूर्य का जो प्रकाश पहुंचता है वो कितने समय में पहुंचता है, 8 मिनट 17 सेकंड। वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन है, सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है, शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं कितना दिन, 365.25 दिन, 365.25 दिन लगता है। अब देखिए 365.25 दिन है, ठीक है। यही 2.5 जो दिन है 2.25, इसी को यदि 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 दिन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 366 दिन। इसी कारण जो है लीप ईयर आता है प्रत्येक 4 साल में, प्रत्येक 4 साल में लीप ईयर आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 2.25 है वो 4 साल में क्या हो जाएगा, 1 दिन बढ़ा देगा, और जो लीप ईयर होगा वो क्या होगा, 366 दिन का। इसी कारण फरवरी क्या हो जाएगा उस साल, 29 दिन का। वैसे समानता फरवरी होता है 28 दिन का, ठीक है। आगे देखते हैं, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, वह है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो उसका जो स्पीड है वो क्या है, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसे आप मानकर चलिए 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। पृथ्वी
परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय कर लेती है। कितना? 27.83 किलोमीटर। 27.83 किलोमीटर पृथ्वी है जो प्रति मिनट दूरी तय कर लेती है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है 23.5 डिग्री पर। आप जानते हैं जो पृथ्वी अपने अक्ष पर, जो ध्रुवीय अक्ष है उससे 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। सत्य कथन क्या है? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। थुम्बा इक्वेटोरियल जो है, आप जानते होंगे, जो रॉकेट लॉन्च, बहुत सारे रॉकेट लॉन्च कहाँ से किए जाते हैं? थुम्बा से। क्योंकि जो पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा है, चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से होकर गुजरती है। दक्षिण भारत में थुम्बा से होकर गुजरती है चुंबकीय विषुवत रेखा। इससे क्या है कि इसको फ्लाइट देने में आसानी होता है और फोर्स कम लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो थोड़ा कम है। आप जानते हैं जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हुए बढ़ता है। तो इसका मतलब सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ पर होगा? पृथ्वी का ध्रुवों पर। और सबसे कम गुरुत्वाकर्षण कहाँ होगा? इक्वेटोरियल में या भूमध्य रेखा पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण होगा और ध्रुव पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा। अब चूंकि यहाँ पे कम गुरुत्वाकर्षण होगा तो यहाँ से कोई भी रॉकेट को यदि हम लॉन्च करेंगे तो उसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कम ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। आगे देखते हैं। सत्य कथन है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ये ठीक है, और पृथ्वी के अक्ष की समानांतर है, ये भी सही है। दिन रात जिसके कारण होता है वो है पृथ्वी का परिभ्रमण। परिभ्रमण, पृथ्वी का परिभ्रमण के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। अब देखिए परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर है। परिभ्रमण एक हो गया, परिभ्रमण एक होता है परिक्रमण। अब इसमें अंतर क्या है? तो देखिए आप इसे समान रूप से समझिए। परिक्रमा, परिक्रमण में क्या होता है? परिक्रमा, आप परिक्रमा करते होंगे, यदि आप धार्मिक व्यक्ति होंगे तो आप पीपल वृक्ष का परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करते हैं इसका मतलब पीपल जो वृक्ष है उसके चारों ओर आप घूमते हैं। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जब घूमती है उससे क्या कहेंगे? परिक्रमा कहेंगे। जस्ट लाइक परिक्रमा जो हम करते हैं किसी देव का या किसी मंदिर का परिक्रमा करते हैं तो उस मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं, उसे हम परिक्रमा कहेंगे। और बीच में देव स्थित होता है या मंदिर स्थित होता है। उसी तरह से ये सूर्य है बीच में स्थित होता है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करता है, ये हो गया परिक्रमा। लेकिन इस मूवमेंट के दौरान पृथ्वी अपने जो अक्ष है उसके चारों ओर भी घूम रही होती है और इसका घूर्णन का दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूम रही होती है। तो एक जो चक्कर है, एक जो राउंड है, ये 24 घंटे में जो है पृथ्वी लगा लेता है खुद का। और जो सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में लगता है? 365 दिन में लगता है, लेकिन खुद में ये 24 घंटे में घूम जाता है। तो इस 24 घंटे में क्या हो जाएगा? दिन और रात हो जाएगा। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जो अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूम रहा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? परिभ्रमण, ये हो गया परिभ्रमण। और जब ऐसे घूमेगा तो ये हो गया परिक्रमण। तो परिक्रमण में होगा 365 दिन, मतलब साल भर से ये होगा, इसमें वर्ष होगा 365 दिन का। और जब खुद में ये घूमेगा तो ये 24 घंटे का होगा और इसमें दिन और रात होगा। तो जब सूर्य के चारों ओर होगा तो यहाँ पे दिन होगा और पीछे रात हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ? भूमध्य रेखा पर। दिन और रात जब बराबर होगा अवधि तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेगी? सीधे भूमध्य रेखा पर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मौसम बदलने का कारण है, मौसम बदलने का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। देखिए वही चीज़ है, 365 दिन में जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। 365 दिन में पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और इसी 365 दिन में मौसम में परिवर्तन होगा। गर्मी आएगी, बरसात आएगा, फिर ठंडी आएगी और इस तरह से जो भी ऋतु हैं अलग अलग, भारत में जैसे इस तरह से होगा और भी विश्व के अलग अलग ऋतुएं हैं तो इस हिसाब से ये होगा। लेकिन ये जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है कब हो रहा है? 365 दिनों में हो रहा है। अर्थात सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमा कर रही है तब ये स्थिति हो रही है। इसका मतलब मौसम बदलने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना एवं अपने अक्ष पर झुका होना। अब देखिए अक्ष पर झुके होने के कारण अब कोई ऐसा कंट्री होगा जो एक हमेशा ध्रुवीय स्थिति में होगा और कोई ऐसा कंट्री होगा जो भूमध्य रेखीय स्थिति में होगा
और उसमें हम जो 365 दिन है वहाँ पे उसे सूर्य का तापमान प्राप्त होता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे स्थान होंगे जहाँ पे 6 महीने का दिन होगा और 6 महीने का रात होगा। तो इस तरह से जो झुकाव है पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव, वो भी मौसम परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो ये तो हो ही गया सूर्य का जो पृथ्वी का परिक्रमा होता है सूर्य के चारों 365 दिन में, और दूसरा 23.5 डिग्री पर झुका होना, ये मौसम बदलने का कारण है। आगे देखेंगे, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणतः में दिल्ली शहर, दिन में दोपहर 12 बजे वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में समानता अधिक होगा, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूरज की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होगी। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जो तापमान होता है, तापमान का डिस्ट्रीब्यूशन पृथ्वी पर कई उसके लिए कई कारक हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तापमान के वितरण के बहुत सारे कारण हैं पृथ्वी पर, जैसे वो अक्ष हो सकता है, अक्ष की स्थिति हो सकती है, कौन से अक्ष पे कौन सी कंट्री स्थित है, वो क्या है, उसके तापमान को जो सूर्य की प्राप्ति होती है। यदि मान लिया हम ध्रुवीय क्षेत्र का देखते हैं तो यहाँ पर एक एंगल में प्राप्त होगा सूर्य का तापमान, लेकिन वही यदि कोई भूमध्य रेखीय कंट्री है तो वहाँ पर ये सीधा सीधे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे तो एक डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर कर रहा है ध्रुव पे, और इसके कारण तापमान जो है वो कम होता चला जाएगा। लेकिन भूमध्य रेखा पर जो सीधा चमक रहा है वहाँ पर तापमान अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। जो एंगल होता है वो मायने रखता है, अक्षांशों की स्थिति मायने रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ये सही है। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो गया, 15 करोड़ किलोमीटर की जगह पर 1/4 बोल रहा है, 1/4 हो जाए, मान लिया 4 हो जाए, तो क्या होगा, इससे हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, कहाँ पे, 23.5 डिग्री अक्षांश के पास। आप देखते होंगे पृथ्वी पर जितनी भी मरुभूमियाँ हैं वो कहाँ पर हैं, 23.5 डिग्री अक्षांश पर हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश पर आपको ज़्यादातर मरुभूमि देखेंगी, और इसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश। यहाँ पर 23.5 डिग्री के बाद जो है मरुस्थलीय विकास जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह, आगे है कथन और कारण। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। अब देखिए, ये बोल रहा है कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है। हमेशा, एक तो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है ही, और दूसरा है कि पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो सही है, और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट सही है कि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अब मान लिया हम यहाँ से किसी उपग्रह को छोड़ना चाह रहे हैं, तो इसे हम बेशक हम इस दिशा में से छोड़ेंगे, ये हो सकता है पॉसिबल, लेकिन ये हमेशा ये पॉसिबल, ये हर एक कंट्रीज़ के लिए या उसकी अवस्थिति के हिसाब से वो डिपेंड करता है कि उसे किस ओर छोड़ना चाहिए उपग्रह को। ठीक है, तो ये हमेशा जो शब्द है ये एब्सोल्यूट है और ये सही नहीं है। आगे देखते हैं। पृथ्वी के पारितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगी, पृथ्वी के पारितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। ये कह रहा है कि पृथ्वी के पारितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर, मान लिया पृथ्वी के चारों तरफ एक कृत्रिम उपग्रह घूम रही है, और यदि यहाँ से किसी गेंद को बाहर फेंका जाता है तो उसकी स्थिति क्या होगी, तो वो भी उसी कक्षा में घूमता रहेगा। एक्चुअली क्या है, ये जो उपग्रह है वो भी तो फ्री मूवमेंट हो रहा है इसका। ठीक है, इसके वेलोसिटी से ये मतलब यहाँ पे भी है, और ये उसी हिसाब से ये पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और सेम स्थिति उस गेंद की भी होगी। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर बना होता है। कोर किसका बना होता है, लोहा और निकेल का, हमने बताया था, निफे से बोलते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब, 22 अप्रैल को। आगे देखेंगे मंगल ग्रह के बारे में बताया जा रहा है। सॉरी, एक मिनट, मंगल ग्रह कहाँ गया, मंगल ग्रह, हाँ ठीक है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और मान के समान है, यह समतुल्य मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का भी झुकाव 23.5 डिग्री के आसपास ही, मतलब 24 डिग्री या 22.5 डिग्री के आसपास ही है। ठीक है,
और उसी के समान ये झुकाव रखता है। मंगल ग्रह के विषय में ये बात कही जा रही है। और ग्रह का दिन और जो दिन है घूर्णन करने का, परिक्रमण करने का, वो भी लगभग समान है। आगे देखेंगे कथन और कारण। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय अवधि कम है। ये गलत है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह की सूर्य की परिक्रमा की अवधि कम है। ये गलत है। ये ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखेंगे। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। ये सही है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी की तुलना में कम है। आप जानते हैं कि चौथा सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के बाद, तो मंगल तो बाद में ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है वो है बर्फ छत्रक और हिमशिथित जल की उपस्थिति। कई बार ऐसा है कि वहाँ पर बर्फ या हिमशिथित जल की उपस्थिति प्राप्त हुई है। आगे देखेंगे। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। वह है यूरोपा। यूरोपा में जो है बृहस्पति का एक उपग्रह है और वहाँ पर जीवन की संभावना है, अनुकूल है उसके लिए। आगे देखेंगे। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था कब? 25 मई 2008 को। आगे देखेंगे। बृहस्पति ग्रह के बारे में जानेंगे। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की थी गैलीलियो ने। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे भारी ग्रह है सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह है वरुण। आप जानते हैं सबसे दूरी पर है ये वरुण, तो इसी कारण सबसे ज़्यादा समय भी लेगा। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेट का बना हुआ। पृथ्वी जो बृहस्पति का वलय हो वो सिलिकेट का बना होता है। वह ग्रह जिसकी सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा है वो है बृहस्पति। आगे देखेंगे। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कितना? 29.5 दिन। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है शनि। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्षयान कैसिनो ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया वह है शनि। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह है नेपच्यून। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या ग्रह है। टाइटन शनि का है ग्रह। आगे देखेंगे। वरुण, अरुण और प्लूटो। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है 84 वर्ष। यूरेनस जो है 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। जिस ग्रह या बौने ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह है प्लेटो। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, वो 2006 में प्लेटो को बाहर कर दिया था ग्रह की श्रेणी से। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है कभी वरुण कभी यम। ठीक है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो का। निक्स और हाइड्रा किसका चंद्रमा है? उपग्रह है प्लेटो का। अब तो ये खुद ग्रह नहीं रहा तो इसका उपग्रह क्या होगा? वैसे निक्स और चंद्रमा किसका उपग्रह है? प्लेटो का। ठीक है। चंद्रमा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? 1969 ईस्वी में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। कथन और कारण दिया हुआ है। चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। ये सही है। चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। ये सही है। चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये गलत है। पृथ्वी की परिक्रमा वो 30 दिनों में करता है, तभी तो 30 दिन का 1 महीने होता है। और वो 30 दिन किसका है? वो चंद्रमा का जो घूर्णन है पृथ्वी के चारों तरफ वो है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 मिनट। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन है पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है। आगे देखेंगे। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर है, तो ये भी सही है। आगे देखेंगे। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से की बात नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा। वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है उसे क्या कहते हैं? फुल मून कहेंगे। चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होती है? फुल मून। 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के
सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था, तो चंद्रमा का पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण फुल पेरिजी पर होना या फुल पूर्ण उपभू की पर होना। अब देखिए ये फुल पेरिजी क्या होता है। जैसे हमने सूर्य के बारे में पढ़ा था उपसौर और अपसौर, 3 जनवरी और 4 जुलाई, 3 जनवरी और 4 जुलाई। 4 जुलाई क्या होता है, अपसौर होता है, जब सबसे दूर स्थिति होता है। उसी तरह से चंद्रमा का भी है। चंद्रमा जब सबसे नज़दीक होगा तो उसे हम उपभू कहेंगे, पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा तो उसे उपभू कहेंगे, और दूसरा अपभू कहेंगे। जब सबसे दूर की स्थिति होगा तो उसे अपभू कहा जाता है। ठीक है, तो उपभू को इंग्लिश में पेरिजी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। जब आधा चांद होगा तब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। सौर मंडल में चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह है। सुमिलित करना है, यूरेनस क्या एक ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह है। पुछल तारा जो हैली है वो पुछल तारा है, और मैरिनर क्या है, कृत्रिम उपग्रह यान है। ब्लू मून परिघटना कब होती है, जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है। एक सौर वर्ष में जब एक अतिरिक्त पूर्णिमा होगा तो वो जो पूर्णिमा होगा उसे क्या कहा जाएगा, ब्लू मून। ठीक है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, घटेगा ही, कितना घटकर हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। पृथ्वी पर यदि किसी वस्तु का वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर वो 10 किलो का होगा, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर। ठीक है, तो इसके कारण उसका भार भी बढ़ जाएगा। लेकिन एक और चीज़ मैं इसमें बता दूं, वजन या भार तो घट जाएगा। पृथ्वी पर मान लिया 60 केजी वजन है किसी वस्तु का, तो उसका वजन या द्रव्यमान चंद्रमा पर हो जाएगा 10 केजी। लेकिन उस वस्तु का यदि मास पूछा जाए, मास मतलब द्रव्यमान, भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। एक होता है भार, एक होता है द्रव्यमान। भार जो होता है इसमें गुरुत्वाकर्षण जो एक्सेलरेशन है, जो गुरुत्वीय त्वरण है, उसका जो मान होता है वो मल्टीप्लाई होगा। जबकि द्रव्यमान जो वस्तु होता है, वस्तु का अपना जो भार है, मतलब वस्तु का अपना जो वजन है वो होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान में यदि हम 10 से गुना कर देंगे तो वो पृथ्वी पर भार के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी को द्रव्यमान को हम बोलते हैं वजन, द्रव्यमान को हम बोलते हैं मास, MASS मास, और जो भार होता है उसे हम बोलते हैं वेट, WEIGHT वेट बोलते हैं। तो वेट जो है चंद्रमा पर घट जाएगा, लेकिन मास जो है वो इक्वल रहेगा। मान लिया कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार में बोल रहा हूँ वेट, वो 60 केजी है, तो चंद्रमा पर हो जाएगा वो 10 केजी का। लेकिन किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि 6 केजी है तो चंद्रमा पर भी 6 केजी ही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है कितना, 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर है चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी। क्षुद्र ग्रह देखते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा करने वाले शैलों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, उस टुकड़ों के समूह को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। आगे देखते हैं। क्षुद्र ग्रह के विषय में सही कथन है, तो क्षुद्र ग्रह के विषय में सही कथन है वो क्या है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह एवं धूमकेतु के बीच अंतर होता है। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी या प्लेटोनाइड है, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैस से निर्मित होती है जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांध कर रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुष्प दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जो होता है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाएगा, ये चट्टानी पिंड है। जबकि जो धूमकेतु होता है वो एक हिमशीतित गैसों से निर्मित एक पिंड होता है और उसकी एक अपनी पूंछ होती है या दीप्तिमान पुष्प वो दर्शाता है धूमकेतु। और जबकि क्षुद्र ग्रह
एक चूँकि चट्टानी पिंड है तो वो क्या है कि उसमें जो है हिमाच्छेदित गैस नहीं होते हैं और उसके दीप्तिमान पुच्छ भी नहीं दर्शाए जाते हैं। धूमकेतु और उल्का। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दिष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दबाव डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर। ये पूछा जा रहा है कि धूमकेतु का जो पूंछ होता है वो सूर्य से किधर होता है, तो सूर्य से विपरीत स्थिति में होता है। ये धूमकेतु है तो इसका पूंछ किधर होगा, धूमकेतु का पूंछ सूर्य के विपरीत होगा, ठीक है, या सूर्य से दूर होगा। आगे देखते हैं। हेलीबॉप नाम है पुछल तारे का, हेलीबॉप। सुमेकर लेविनाइन धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था वह था बृहस्पति। उल्का क्या है, मेटेरियर क्या है कि बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडलीय में प्रविष्ट होने वाले द्रव का अंश, उल्का पिंड। अब देखते हैं, जैसे बोलता कि तारा टूटता है तो वो एक्चुअल में क्या है, वो उल्का ही है, उल्का पिंड है जो पृथ्वी के बाह्य अंतरिक्षीय क्षेत्र जो है वहाँ में प्रविष्ट होता है और वो आते आते वो जल जाते हैं, वो पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ ऐसे मेटेरियल हैं जो पहुंचते हैं और वो ज़्यादातर महासागरों में गिर जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे पृथ्वी अक्षांश के बारे में जानेंगे। 91 डिग्री नॉर्थ, 91 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री ईस्ट, 91 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री ईस्ट एवं 45 डिग्री दक्षिण, 45 डिग्री दक्षिण एवं 91 डिग्री वेस्ट, 91 डिग्री वेस्ट में से जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वो क्या है, 45 डिग्री साउथ। 45 डिग्री साउथ हो सकता है, 91 डिग्री नॉर्थ हो सकता है क्या, नहीं, पोल तो 90 डिग्री का होता है तो ये तो सही हो ही नहीं सकता। 45 डिग्री ईस्ट तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन 91 डिग्री पश्चिम हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये पूरा 360 डिग्री होगा, वैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 180 जाएगा ये दशांतर, ठीक है। तो 91 डिग्री पश्चिम बोला जा सकता है, लेकिन 91 डिग्री नॉर्थ अक्षांश ये गलत है। आगे देखेंगे। एक ग्लोब पर अक्षांशों में बृहत वृत्त होती है, विषुवत वृत्त। अब देखिए एक ग्लोब है, एक ग्लोब में जो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होगा, तो ये यहीं पे होगा, विषुवत वृत्त ही होगा। ये तो अक्षांश सबसे छोटा होगा, मतलब ये तो यहाँ जब विषुवत से नॉर्थ या साउथ जाएंगे तो अक्षांश जो है वो छोटा होता चला जाएगा। तो सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा होगा, विषुवत वृत्त होगा। सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा होगा, विषुवत वृत्त होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रधान यामोत्तर या ध्रुवीय वृत्तीय तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पर है, अंध महासागर में, अटलांटिक महासागर में। ये जो पृथ्वी है इसका भूमध्य रेखा है, ठीक है, और प्रधान यामोत्तर ध्रुवीय वृत्तीय इसका जो प्रतिच्छेदन रेखा है वो कहाँ पर है, वो है अंध महासागर में, ठीक है। आगे देखते हैं। देशांतर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब देखिए काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। अब देखिए पूरा एक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है कि पृथ्वी जो है 360 डिग्री का कोण बनाती है, कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 360/24। अर्थात इसको हम किस तरह से बांटेंगे, 24 इकाई हो जाएगा और 24/25 से, अर्थात 15 डिग्री। 1 घंटे में पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री निकल रहा है, ठीक है। अब 2 घंटे बोल रहा है, ये 2 घंटा आगे है, तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री देशांतर। अब पूर्व की पश्चिम, तो आगे बोल रहा है, तो आगे जो है जो जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो 180 डिग्री का हम यहाँ पे एक देशांतर को यदि हम मानते हैं तो इसके पूर्व में यदि हम बढ़ेंगे तो दिन बढ़ता चला जाएगा और इधर एक दिन घटता चला जाएगा। तो 2 घंटे आगे है, तो अर्थात ये पूर्व की ओर गया होगा, 2 घंटे आगे, और ये कितना गया है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो काहिरा का समय जो है ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अर्थात काहिरा कहाँ पर होगा, वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा। तो इस तरह से टाइम के कैलकुलेशन के हिसाब से हम देशों की जो अवस्थिति हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। आगे देखेंगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजेंगे। अब बोला जा रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर हो रहा है।
तो प्रातः 6:30 बजे क्या होगा। तो इसी तरह से आप इसको भी कैलकुलेट कीजिए। 1 घंटे में 15 डिग्री होगा। अब आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, 1 घंटे अर्थात 60 मिनट। 60 मिनट में कितना आ रहा है, 15 डिग्री। 60 मिनट में 15 डिग्री, या 15 डिग्री में 15 डिग्री घूमता है कब, 60 मिनट में। इस तरह से कैलकुलेट कीजिए। तो 1 डिग्री, पृथ्वी 1 डिग्री कितना समय में घूमेगी, 4 मिनट में। इसे याद कर लीजिए, पृथ्वी 1 डिग्री कितना मिनट में घूमती है, 4 मिनट में। अब यहाँ से आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। यदि डिग्री दिया हुआ तो उसे आप मिनट में बदलिए, मिनट दिया हुआ तो डिग्री में बदलिए। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। यदि दोनों स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो, तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर होगा कितना, 6 घंटे का। 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो दोनों स्थानों के बीच कितना का अंतर हो जाएगा, 6 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, 6 घंटे अर्थात कितना हो जाएगा, 15 डिग्री होता है तो 15 छक 90, 6 घंटे हो गया। 90 डिग्री 15 छक 90। जब ग्रीनविच में दोपहर है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, तो वह जगह अवस्थित है 75 डिग्री देशांतर पर। तो हमने आपको एक सूत्र बता दिया है, 1 डिग्री में 4 मिनट और 1 घंटे में 15 डिग्री। आप जैसे भी है उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, इसी को बेस बना करके आपको सारे आंसर इसके मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम अब डिस्कस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा जो होता है स्टैंडर्ड टाइम होता है। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या है, किसी स्थान का मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या है। तो यह है प्रधान मध्याह्न रेखा। अर्थात कि जैसे देखिए कि जो 180 डिग्री का जो देशांतर होता है, 180 डिग्री का जो देशांतर होता है उससे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल तिथि रेखा बोलते हैं इसको, 180 डिग्री देशांतर को। और इसी देशांतर से अभी जैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे कि यदि हम पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ता जाएगा, पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटता जाएगा। तो हम समय का निर्धारण कहाँ से किए, वो हम देशांतर से ही किए। और वो देशांतर कौन सा है, वो जो 180 डिग्री जो देशांतर है वही है 180 डिग्री देशांतर। यही प्रधान मध्याह्न रेखा है, या स्टैंडर्ड टाइम का कैलकुलेशन हम कहाँ से कर रहे हैं, वो प्रधान मध्याह्न रेखा से ही कर रहे हैं। और इसके लिए ग्रीनविच जो टाइम होता है, लंदन में एक ग्रीनविच रेखा है, वो जो है वहाँ से एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। ठीक है, और सो जो समय जोन है, या समय जोन का सबके अलग अलग कंट्री के अलग अलग समय जोन होते हैं, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये समझ रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे देशांतर की जो परिभाषा होती है, यदि आपसे पूछा जाए कि देशांतर क्या होता है, तो किसी स्थान, यदि कोई जो पैलेस है, यदि हम पूछें कि वो देशांतर मान लिया इंडिया है, तो ये कहाँ किस देशांतर पर अवस्थित है। अक्षांश को तो हम ये इस तरह से बताएंगे कि ये कहाँ पे अवस्थित है। देशांतर क्या होगा, तो हम देशांतर का कैलकुलेशन जो करते हैं वो प्रधान मध्याह्न रेखा से ही करते हैं कि ये पूर्व में है या पश्चिम में है और वो कितना डिग्री पर है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि देशांतर किसे कहते हैं, तो आप इन्हें ये बता सकते हो कि किसी स्थान की जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वहाँ से पूर्व या पश्चिम किसी देश की जो अवस्थिति होती है या कोणीय दूरी होती है, प्रधान मध्याह्न रेखा से किसी देश की जो कोणीय दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे, देशांतर कहेंगे। ये जो ज्योग्राफिकल जो डिफिनीशन होता है वो हमने बताया। वैसे तो आप कॉमनली आप अलग अलग ढंग से इसे आप बताते हैं कि जो पूर्व और पश्चिम को जो डिवाइड करता है उसे हम देशांतर कहते हैं। और उत्तर दक्षिण जो होता है, जो उत्तर और दक्षिण में जो पृथ्वी को डिवाइड करता है उसे हम अक्षांश कहते हैं। लेकिन अक्षांश का भी आप कैसे एग्जाम्पल देंगे, अक्षांश का जो परिभाषा होगा वो क्या होगा कि विषुवत रेखा से, आप उसको कहाँ से डिनोट करेंगे, विषुवत रेखा से। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण के बीच कोणीय दूरी को अक्षांश कहेंगे, और प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व और पश्चिम के बीच की कोणीय दूरी को देशांतर कहेंगे। ये एग्जैक्ट डिफिनेशन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो नाइजर से प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। प्रधान यामोत्तर गुजरती है कुल 9 देशों से। कहाँ कहाँ, यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना और अंटार्कटिका। ये यहाँ से गुजरती है प्रधान यामोत्तर रेखा 180 डिग्री देशांतर। कहाँ से गुजरती है, कुल 9 देशों से। ठीक है, आगे देखेंगे। ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा वो क्या होगा, 0 डिग्री देशांतर होगा। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर होगा, और 180 डिग्री जो होगा उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं।
0 डिग्री जो होगा उसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा बोलेंगे, अर्थात जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जहाँ से हम टाइम का कैलकुलेशन करते हैं वो क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा। और इस देशांतर को क्या बोलेंगे, 0 डिग्री देशांतर बोलेंगे। और इसे हम 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम जो देशांतर होता है उसकी गणना के लिए हम यूज़ करते हैं, जो अभी हमने बताया। और 180 डिग्री जो देशांतर है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किसी कंट्री से होकर नहीं गुजरती है। ये कंट्री से होकर नहीं गुजरने का जो कारण है वो ये है कि जो टाइमिंग का कैलकुलेशन हो कंट्री के बीच में वो मिसमैच ना हो, इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ से गुजारा गया है। जैसे आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जिसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, वो कहाँ से गुजरेगा, आपको आर्कटिक सागर में मिलेगा। आर्कटिक सागर में मिलेगा, चूकी सागर है यहाँ पर, चूकी सागर में मिल जाएगा, बेरिंग स्ट्रेट में मिलेगा, और प्रशांत महासागर में, जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ से आपको ये जो 180 डिग्री देशांतर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो आपको गुजरता हुआ दिखेगा। आप मैप में देखिएगा 180 डिग्री जो देशांतर है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं वो आपको दिखेगा, आर्कटिक सागर में दिख जाएगा, चूकी सागर में दिखेगा, बेरिंग स्ट्रेट में दिखेगा और प्रशांत महासागर में दिखेगा। लेकिन जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो प्रधान मध्याह्न रेखा इन 9 कंट्री से होकर गुजरता है, जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, अर्थात ग्रीनविच लाइन जो है जो लंदन में है वो आपको दिखेगा। और ये कौन से कंट्री से गुजरता है, 9 देशों से होकर गुजरता है, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना और अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव। इसे आप एक बार मैप में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्रा, डबलिन, मैड्रिड एवं लिस्बन में से जिसका समय जीएमटी के समान है वह क्या है, अक्रा, डबलिन। और जो जो मेडिएशन टाइम है वो उसके बारे में बता रहा है कि अक्रा, डबलिन और लिस्बन का जो टाइमिंग है वो जीएमटी के समान है। ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम का दृष्टि से देशों के मानक समय का सही क्रम है वो क्या है, जापान, इराक, ग्रीस, क्यूबा और कोस्टा रिका। आगे देखेंगे आईएसटी यानी उत्तर मेरिडियन पर दोपहर होती है। जब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे हैं तो उस स्थान का देशांतर क्या होगा, 90 डिग्री वेस्ट। ये बोल रहा है कि आईएसटी मेरिडियन पर दोपहर होती है। आईएसटी पर जो मेरिडियन है वहाँ पर दोपहर हो रहा है, तब धरती के अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे हैं तो वो स्थान क्या होगा, देशांतर 90 डिग्री होगा। आप 90 × 4 कर दीजिए तो 360 हो जाता है। उसी तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो हमने आपको बताया था 1 डिग्री में 4 मिनट, उस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए और ये कहाँ फिट बैठता है उस हिसाब से आंसर होगा इसका। ठीक है, उसी तरह से ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार प्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे शाम में पहुंचता है। नगर का देशांतर क्या होगा, 87 डिग्री पूर्व होगा। आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा उसी हिसाब से। आगे देखेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है, प्रशांत महासागर से होकर, जो अभी हमने बताया था, जिसमें आर्कटिक सागर भी आ रहा है, चूकी सागर आ रहा है, बेरिंग स्ट्रेट या जो भी कहिए प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र होगा वहाँ से आपको ये दिखेगा इंटरनेशनल तिथि रेखा। और ये इंटरनेशनल तिथि रेखा क्या होता है, 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट लाइन। कथन और कारण, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, ये 12 घंटे का अंतर होगा। आगे देखेंगे तिथि रेखा निर्धारक 180 डिग्री देशांतर पर स्थित होता है। तो ये अभी हमने बताया था 180 डिग्री देशांतर क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। और ग्रीनविच से इसमें 12 घंटे का अंतर होगा, 12 घंटे का अंतर होगा। अब देख लीजिए ना, 12 घंटे को 15 डिग्री, 1 घंटा में 15 डिग्री होता है, तो 12 घंटे में 12 × 15 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आ गया ना, तो 180 डिग्री क्या होगा, ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर हो गया। ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती, तो न्यूनतम दूरी नहीं होती अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच,
में जो है, ग्लोब में जो देशांतर स्थित है, उनके दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ठीक है, आगे देखेंगे। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय होगा 6:30 बजे सुबह। ये बोल रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दिया जाए, अर्थात पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व। लेकिन यदि वो पूर्व से पश्चिम घूमना शुरू हो जाए तब की स्थिति बोल रहा है, तब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो 180 डिग्री पर यदि दोपहर हो तो उस समय भारतीय मानक समय क्या होगा? 6:30 डिग्री। आप जानते हैं 82.5 डिग्री पर भारत है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 82.5 × 4 कीजिए तो क्या होता है, और उसको इसके साथ कंपेरिजन कीजिए तो आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वह जलडमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो बेरिंग जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक समानांतर है। बेरिंग जलडमरू मध्य कहाँ है? आप हमें खोज कर बताइएगा। ये आपको मिलेगा बेरिंग जो जलडमरू मध्य है वो कहाँ पे मिल रहा है, आप हमें ये बताइएगा खोज कर। तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो मिलेगा वो मिलेगा आपको बेरिंग सागर और चुस्के सागर के बीच में। कहाँ पर? बेरिंग सागर और चुस्के सागर के बीच में। और ये बेरिंग सागर चुस्के सागर कहाँ पर है? ये अलास्का और रसिया, अलास्का और जो रसिया है, आप देखते होंगे ये जो रसिया का पोर्शन है, 1 मिनट, ये यूएसए है, ये अलास्का है। ठीक है, आप ये मैप में देख रहे होंगे, सॉरी ये ग्रीनलैंड हो गया और ये यूएसए है, और इधर का जो ये इस तरह से पोर्शन होगा तो यहाँ का जो पोर्शन आपको दिखेगा ये अलास्का दिखेगा और इधर से रसिया आपका दिखेगा। तो अलास्का और रसिया के बीच में क्या है? बेरिंग सागर है। अलास्का और रसिया के बीच में बेरिंग सागर है और यहीं पे आपको चुस्के सागर मिलेगा। तो बेरिंग सागर यहाँ पर है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वह जलडमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है बेरिंग जलडमरू मध्य। 180 डिग्री देशांतर जो है अलास्का के पास से होकर गुजरती है, तो आंसर क्या होगा? बेरिंग जलडमरू मध्य। और अलास्का के पास कौन सा है जलडमरू मध्य? बेरिंग जलडमरू मध्य है। ठीक है, आगे देखेंगे। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश और एवं देशांतर में से मार्ग बनाना चाहिए, वो देशांतर को बनाना चाहिए। आगे देखेंगे। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच जो टाइम है GM वो 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा होगी कहाँ पर? 45 डिग्री पूर्व में होगी। 45 × 4 कीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 × 20 और 180 हो जाएगा। आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, 6 बजे प्रातः है और दूसरी जगह पर 3 बजे हो रहा है, तो ये कितना है? 180 डिग्री का अंतर हो जाएगा, सॉरी ये 180 मिनट का अंतर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इसके बारे में दिया हुआ। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 40,000 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है, ये याद कर लीजिएगा। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। और वो कौन कौन सा जो देश है जहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, तो इसे हम देखते हैं। तो देखिए इसमें जहाँ तहाँ से दिया हुआ है, आप एक बार मैप खोलिएगा और मैप में देखिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे जो भूमध्य रेखा आपको सबसे बेस्ट में जो मिलेगा, जैसे 1 मिनट इसे मैं मैप बनाता हूँ। ये हो गया सॉरी ठीक है, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर इसे हम बनाते हैं, ये भारत हो गया, ये अफ्रीका हो गया और ये अटलांटिक महासागर हो गया। ठीक है, और इस तरह से भूमध्य रेखा आपको जाता हुआ दिखेगा। आप सबसे पहले जो देखेंगे वो आपको कंट्री मिल रहा है साउथ अमेरिका में, वो मिलेगा इक्वाडोर। इक्वाडोर, अब इक्वाडोर इसका जो नाम है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इक्वा मतलब क्या होता है? इक्वेटर, और डोर, तो इक्वेटर का डोर कौन है? इक्वाडोर। मुझे
लगता है ये समझ गए होंगे कम से कम। इक्वाडोर इसका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि इक्वेटर का डोर है ये, इक्वेडोर। उसके बाद आपको जो कंट्री मिलेगा वो मिलेगा कोलंबिया, और उसके बाद मिलेगा ब्राज़ील। तो यहाँ पर जो साउथ अमेरिका हो गया, इसमें जो भूमध्य रेखा जो गुजर रही है वो ECB से गुजर रही है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इसे आप याद कर लीजिए, ECB। ठीक है, आगे आप देखिए जो है वो अफ्रीका में आ जाइए। अफ्रीका बनाते हैं, अफ्रीका में आ जाइए। सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो गया। तो अफ्रीका में आप देखेंगे जो कंट्री है वो है गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, दोनों कांगो होगा, कांगो और लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य दोनों। उसके बाद युगांडा, केनिया और सोमालिया, युगांडा, केनिया और सोमालिया, ये सारों जो कंट्री है आपको मिलेगा। कौन कौन सा? गैबोन, कांगो, दोनों कांगो, ये जिक्के हो गया, गैबोन और कांगो, इसे याद कर लीजिए। हमने शुरू में बताया ECB, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। दूसरा बता रहा है गैबोन, कांगो, कांगो में दोनों होगा, कांगो गणराज्य और डेमोक्रेटिक कांगो वो। उसके बाद युगांडा, केनिया, सोमालिया, जिक्के, UKS, गैबोन, दोनों कांगो, युगांडा, केनिया और सोमालिया, ये हो गया। मतलब ECB, जिक्के, UKS, जिक्के, UKS, ECB, जिक्के, UKS, ECB, जिक्के, UKS। ठीक है, ये याद हो जाएगा। इसमें जो जिक्के में हम बोले थे दो है कंट्री, लोकतांत्रिक कांगो और कांगो गणराज्य, ECB, जिक्के, UKS, इतने कंट्री हो गए। कितने हो गए टोटल? 3, 6 और 3 9, तीनों में 3 कंट्री हो गया। ये 9 कंट्री हमने याद कर लिया। अब आगे देखेंगे, आपको मिलेगा मालदीव। कौन सा? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ये आपको कंट्री मिलेंगे, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो इस तरह से 9 और एक कांगो वाले में 2 है ना, तो इस तरह से इधर हो गए 3, ECB 3, गैबोन, जिक्के, तो जिक्के में 2 के हैं, जिक्के, UKS, UK में हो गया युगांडा, केन्या, सोमालिया, और मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती में MIK, जिक्के, UKS, इस तरह से इसे याद कर लीजिए। फिर से मैं बोलता हूँ, ECB, जिक्के, UKS और मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, जिक्के, UKS, MIK। ठीक है, इस तरह से टोटल 13 कंट्री हो गए। आप देख लीजिएगा शायद कोई एक छूट रहा हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टोटल हो गए हमारे, कहाँ पर थे? प्रधान यमुत्तर हो गया, हाँ, भूमध्य रेखा गुजरती है जो, इसमें से कौन सा छूटा हुआ देख लेता हूँ। अच्छा, ये कुछ नहीं, ये जो साउथ टोम ऑफ पिनशिप है, साउथ टोम और पिनशिप जो है, इसको भी इसने काउंट किया है, तो इस तरह से 13 हो जाता है। साउथ टोम और पिनशिप हमने 12 को देख लिया था, 3 का सीरीज, 4 सीरीज बना था, तो 12 हो गए, और बाकी एक और है साउथ टोम और पिनशिप, ये भूमध्य रेखा से गुजरती है। इस तरह से टोटल 13 कंट्री हो गए। आगे देखेंगे, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है, वह क्या होता है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर जो वार्षिक तापांतर है वो सबसे कम होता है। अर्थात क्या है कि जो भूमध्य रेखा पर है, आप जानते हैं कि वहाँ पे सालों भर लगभग एक साथ तापमान प्राप्त होता रहता है, तो तापांतर जो है बहुत कम प्राप्त होता है। कोलंबो, जकार्ता, मनीला एवं सिंगापुर में से भूमध्य रेखा का सर्वाधिक निकट कौन सा है? सिंगापुर सर्वाधिक निकट है। आप एक बार मैप में देखिएगा इसे। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती है वह है अफ्रीका। अफ्रीका से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा है अगला चैप्टर। तो मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश कितना होगा? 66.5 डिग्री होगा। मकर रेखा के समय कर्क रेखा पर
ये बोला जा रहा है जो मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश कितना होगा, 66.5 डिग्री का होगा। कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए, ये अभी हमने विषुवत रेखा के बारे में पढ़ा था, भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ा था। अब पूछा जा रहा है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा है जो, अब ये भी जैसे तैसे दिया हुआ है, अलग अलग रूप में, मतलब सीरीज के रूप में नहीं है। वैसे हम देखते हैं इसमें क्या है। एक तो यूएसए में हवाई द्वीप है, ठीक है, मैक्सिको है, बहामास, मोरिटानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र। मैं इस तरह से आपको बताना चाहूँगा कि वो थोड़ा याद हो जाए। एक बार आप मैप खोलिएगा और इसे देखिएगा। जो कर्क रेखा का देश है वो आपको मिलेगा। जैसे आप इसे इस तरह से याद कीजिए, पहले आप अफ्रीकन जो कंट्री है उसको याद कीजिए। ये अफ्रीका हमने बना लिया, ये भारत है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, ये यहाँ से जो हम शुरू करते हैं, ये 23.5 डिग्री का जो 23.5 डिग्री हो गया कर्क रेखा। इसमें आप देखेंगे ये सारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, सारा क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र आपको मिलेगा। तो आप अफ्रीका में देखेंगे, सबसे जो पश्चिम में कंट्री है वो है पश्चिमी सहारा। क्या है, पश्चिमी सहारा है। तो ये हो गया कंट्री जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। दूसरा हो गया, इसको आप एक मुश्त याद कीजिए, माले, MALE। एक तो वेस्टर्न सहारा हो गया, दूसरा है माले। तो माले का एम में हो गया मोरिटानिया, ए से हो गया अल्जीरिया, एल से हो गया लीबिया और ई से हो गया इजिप्ट। वेस्टर्न सहारा तो है ही, इसके अलावा 4 और कंट्री, मोरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। टोटल कितने हो गए, 5 कंट्री हो गए। 5 कंट्री हो गए यहाँ से, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। इसके बाद देखेंगे सऊदी अरब और अमीरात, दोनों UAE। एक तो UAE है और एक मतलब संयुक्त अरब अमीरात, और एक सऊदी अरब। ये दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं। तो कितने हो गए, 5 और 2 7 कंट्री हम यहाँ से निकाल लिए। कहाँ से, अफ्रीका से। मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद ओमान, एक ओमान को ले लीजिए, ओमान को भी आप ले लीजिए। तो कितने हो गए, 4 1 5, 5 2 7, 1 8 कंट्री। 8 कंट्री हम अफ्रीका से निकाल लिए। वेस्टर्न सहारा, माले में 4 आ गया, UAE और सऊदी अरब और एक ओमान, ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आ जाएंगे भारत पे। तो भारत तो है ही, भारत से तो कर्क रेखा गुजर ही रहा है। अब इसमें आप स्टेट याद कर लीजिएगा। तो जब हम भारत का ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें हम ये बता देंगे। तो भारत से होकर गुजर रहा है, बांग्लादेश से होकर गुजर रहा है कर्क रेखा, ठीक है। म्यांमार से आपको गुजरता हुआ दिखेगा कर्क रेखा। तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे जो है चाइना का कुछ पोर्शन टच करता है और ताइवान का पोर्शन टच करता है। तो चाइना और ताइवान। अब इसमें कौन कौन सा मिल गया, भारत, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान, ये हो गए। अब हम देखेंगे 2 कंट्री हैं जो टच करता है कहाँ पे, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका नहीं कह सकते एक्चुअली, वो जो द्वीपीय राष्ट्र है, 1 मिनट, USA, मान लिए ये USA है और ये साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पर जो मैक्सिको है, मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है और दूसरा बहामास से। तो यहाँ पर 2 है, मैक्सिको और बहामास, MB। तो इस तरह से ये कर्क रेखा का सारा कंट्री हम लोग कर चुके हैं। अब इसमें देखिए, हमने हवाई द्वीप का भी देख लिया, हवाई द्वीप भी आएगा इसमें, एक हवाई द्वीप जो USA में है, मैक्सिको और बहामास। मतलब अमेरिकन पोर्शन में कौन कौन सा आएगा, हवाई द्वीप, मैक्सिको और बहामास। हवाई द्वीप, मैक्सिको और बहामास, हो गया 3। अब हम इसमें आएंगे अफ्रीकन कंट्री में। तो एक वेस्टर्न सहारा है, उसके अलावा माले है, मोरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया और चाड, ठीक है।
माले, उसके बाद नाइजर और चाड भी था अफ्रीकन कंट्री में। उसके अलावा सऊदी अरब, इजिप्ट में जो माले का था वो इजिप्ट था, वो हो गया। यूएई भी हो गया। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ओमान और ताइवान, ये सारी कंट्री हमने कर लिया। तो इस तरह से कर्क रेखा हमें लगता है कि याद हो गया होगा आपको, एक बार इसे ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, अब फिर है अगला मकर रेखा। अब मुझे लगता है कि एक ही दिन ये कंप्लीट कराना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हम अगली बार जब डिस्कशन करेंगे तो इसको हम एक बार ध्यान में रखेंगे कि मकर रेखा रह गया था कराने के लिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। मकर रेखा आप जानते हैं जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में जो रेखा गुजरती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। और मकर रेखा से जो कंट्री गुजरती है एक बार चर्चा कर ही देते हैं इसमें। वो क्या है? ब्राज़ील, प्रागवे, प्रागवे हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, बोत्सवाना हो गया। सॉरी, 4 कंट्री हम उधर से लेते हैं, ब्राज़ील, प्रागवे, अर्जेंटीना और चिली। ठीक है, ABC, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और प्रागवे, ABCP। ठीक है, ABCP हो गया मकर रेखा में, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और तीसरा ये C से हमने क्या बोला था? चिली, और P से प्रागवे। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और प्रागवे, ये 4 कंट्री हो गया। फिर हम देखेंगे अफ्रीकन कंट्री में, तो वो आ जाएगा मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। मेडागास्कर, मोजाम्बिक, MM हो गया। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, MMN। ठीक है, अमन याद कर लीजिए, एस हो गया साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, नामीबिया। ठीक है, और B ये हो गया बोत्सवाना। इतने हो गए मकर रेखा से। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया से होकर ये गुजरता है मकर रेखा। और एक पोलिनेशिया एक द्वीप है और ये इस पे फ्रांस का अधिकार है। फ्रांस में नहीं है पोलिनेशिया, ये कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलियाई जो द्वीप है वहाँ पर ये पोलिनेशिया कहीं पे होगा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे। तो मकर रेखा से गुजरने वाले जो राष्ट्र हैं उसके बारे में हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च दाब विकसित हो जाएगा। अब देखिए, सूर्य रेखा मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा है तो तब क्या होगा? देखिए, जब सूर्य रेखा मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा तो मकर रेखा पर चमकेगा मतलब 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश में सूर्य है। तो जब साउथ में सूर्य है तो इसका मतलब भारत में क्या होगा? ठंडी का मौसम होगा और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या होगा? उच्च दाब का क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिन रात, इक्विनॉक्स, वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं वो क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर या 20 मार्च, मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर याद कीजिए सीधे। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं कहाँ पर? वर्ष भर कहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं? वो होता है भूमध्य रेखा पर। अगला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। हम जो है उत्तरी गोलार्ध में, भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। और जो दिसंबर का समय होता है उस समय जो दिन होता है सबसे छोटा होता है, आप ऐसे भी याद कर लीजिए। और वो दिन कौन सा होगा? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। और इस दिन को हम योगा दिवस मनाते हैं। योगा दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा दिन होता है और इस तरह से इसको याद करने के लिए भी रखा गया है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? तो 22 दिसंबर। जब हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होगा उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। ग्रीष्मयान्त अयानांत प्रतिवर्ष होता है कब? 21 जून को। ठीक है, वह तिथि जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी। 21 जून को हमारी छाया जो क्या होगी? सबसे छोटी होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य लगभग लंबवत चमकता रहेगा उस दिन। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं भूगर्भिक इतिहास। वह विद्वान जिसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल के कणों से हुई है वो है ओसिम्ड है, जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल के कणों से हुई है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग करते हैं वह है यूरेनियम डेटिंग
यूरेनियम डेटिंग विधि से हम पृथ्वी की आयु को ज्ञात करते हैं। महान हिमयुग का संबंध है प्लेस्टोसीन युग से। महान हिमयुग, ये इसका संबंध है प्लेस्टोसीन युग से। इसके बारे में हम कभी बताएंगे। इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन, इस तरह से कई कल्प हैं, कई जो समय का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और इसमें इसको बोलते हैं भूगर्भिक इतिहास। और इस इतिहास में कई कालखंड हुए हैं, ये करोड़ों वर्ष का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें कई बार जो है क्लाइमेट चेंज हुए हैं, कभी ग्लोबल वार्मिंग आया है, कभी ग्लोबल कूलिंग आया है। तो ग्लोबल कूलिंग का जो समय रहा था वो प्लेस्टोसीन युग रहा था। आगे देखते हैं। वह काल जिसमें प्रायः लघु हिमकाल माना गया है। तो लघु हिमकाल माना गया है 1300 ईस्वी से 1870 ईस्वी को लघु हिमकाल माना गया है। डायनासोर का काल क्या था? तो वो था लगभग 6 करोड़ से 70 लाख वर्ष पूर्व। 6 करोड़ से 70 लाख वर्ष पूर्व क्या है? डायनासोर का काल है। डायनासोर का काल है ये। जुरैसिक एरा इसको बोलते हैं। आप जुरैसिक मूवी भी देखे होंगे। और डायनासोर का काल जो है जुरैसिक युग का है। और जुरैसिक कल्प कब रहा था? वो रहा था 6 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है। महाद्वीपों के अलग होने का कारण क्या है? विवर्तन की क्रिया। अब देखिए ये बहुत ही एक विस्तृत चैप्टर है, विवर्तन की क्रिया। इसे बोला जाता है टोटल प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। क्या है? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया बोला जाता है, या प्लेट विवर्तन की क्रिया। इसमें कहा गया है, एक मॉर्गन महोदय थे, विल्सन और मॉर्गन महोदय, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो प्लेट है, पृथ्वी जो में जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम पहला बोलते हैं लिथोस्फीयर, फिर बोलते हैं स्थेनोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है स्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है और ये सेमी लिक्विड कंडीशन में है। तो स्थेनोस्फीयर के कौन सा तैर रहा है? लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर जो है विभिन्न प्लेटों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन्हीं प्लेटों को हम क्या कहते हैं? ये प्लेट टेक्टोनिक जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम प्लेट कहते हैं। लिथोस्फीयर कई भागों में विभक्त है जिसे हम प्लेट कहते हैं। और वो जो प्लेट हैं वो स्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहे हैं। ठीक है। तो और जो तैर रहे हैं तो इससे एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है और इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है। तो प्लेट का जो अंतिम किनारा होता है वो विवर्तन की क्रियाओं में पार्टिसिपेट करती है। कई बार क्या होता है कि जो हाई डेंसिटी के प्लेट होते हैं वो लो डेंसिटी वाले प्लेट के नीचे चले जाते हैं और इनका पिघलन होता है स्थेनोस्फीयर में जाकर के, और फिर ज्वालामुखी क्रियाएं उत्पन्न होती है। यहाँ पे भूकंप की भी क्रियाएं होती है। तो इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक का एक सिद्धांत है। अब इसी में महाद्वीपों के अलग होने की प्रक्रियाओं का जो वर्णन किया गया है वो प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से किया गया है। आगे देखेंगे, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है। अब गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा शामिल है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ये जो गोंडवाना लैंड का भाग है ये आया है, ये जो चीज़ें हैं ये देखने को मिला है। आप वेगनर महोदय का नाम सुने होंगे। वेगनर जो है उन्होंने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था। महाद्वीपीय सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि जो महाद्वीप हैं वो मूव कर रहे हैं। महाद्वीप क्या है? मूव कर रहे हैं। उसी को जो प्रमाणित किया था वो प्लेट टेक्टोनिक ने प्रमाणित किया था और बोला था कि महाद्वीप नहीं बल्कि प्लेट मूव कर रहे हैं। तो ये एक विवाद का विषय रहा था। ठीक है। अब ये इतना, अब हम चूँकि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डील कर रहे हैं तो इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी आधार पे हम थोड़े इसको शॉर्टकट में लेकर चलेंगे कि जो वेगनर ने बोले थे कि जो पूरा पृथ्वी है वो कभी पेंजिया के रूप में एकत्रित था और इस पेंजिया में सारे जो महाद्वीप हैं वो एक साथ थे, और जो बाकी जो पानी का जो क्षेत्र था वो पेंथालासा कहा जाता था। पेंथालासा कई कारणों से इस पेंजिया में भी जो विखंडन हुआ और इसमें मूवमेंट देखने को मिला। जो यूएसए का जो क्षेत्र है या अमेरिका जो हम बोल रहे हैं, अमेरिकन महाद्वीप है, उसका जो स्थानांतरण हुआ वो उत्तर पश्चिम की ओर हुआ। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो पेंजिया का डिस्ट्रीब्यूशन 2 भागों में हुआ। उत्तरी भाग को बोलते हैं लोरेशिया और नीचे भाग को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो लोरेशिया में उत्तरी अमेरिका और जो रशियन का क्षेत्र होता है ये पूरा ये लोरेशिया में शामिल हुआ, जबकि जो दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लैंड में शामिल हुआ। तो गोंडवाना लैंड का जो पार्ट था वो अफ्रीका था, भारत था, ऑस्ट्रेलिया था। अफ्रीका था, भारत था, ऑस्ट्रेलिया था और दक्षिणी अमेरिका, ये जो है गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, गोंडवाना लैंड में कौन शामिल है? तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है।
पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहा जाता था पेंजिया। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। महाद्वीपों में से गोंडवाना लाइन का भाग नहीं था, तो उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लाइन का भाग नहीं है बल्कि ये लोरेंसिया का भाग है। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्म साक्ष्य कब मिला था? ये 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व मिला था। 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का साक्ष्य मिला था। वे घटनाएं जिसने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा वे है महाद्वीपीय सिद्धांत एवं हिमानी चक्रण। बाद में कभी हम इसका डिस्कशन करेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन क्या है, हिमानी चक्रण क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बलन क्रिया परिणाम है किसका? पर्वत निर्माणकारी बल का। बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है कौन? विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया। अब आगे हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।